हेलो एवरीवन। ये हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम तीन चीज़ पढ़ेंगे: नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, जीडीपी एंड वेलफेयर एंड ग्रीन जीएनपी। तो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी से स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम उसके एग्जांपल पे आएंगे। इट रेफर्स टू जीडीपी एट करेंट प्राइसेस। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्या है? करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है। रियल जीडीपी इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है। अब करंट प्राइसेस क्या है? जो हमारा करंट ईयर है, यानी कि जिस ईयर की हमें जीडीपी निकालनी है। अगर हमें 2019 और 20 की जीडीपी निकालनी है तो हम 2019 और 20 में जो प्राइस था गुड्स एंड सर्विसेज का वो लेके चलेंगे। ठीक है, अगर मान लो 2019 और 20 में जो गुड्स है उसका प्राइस था 10 रुपये, तो हम 10 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन रियल जीडीपी क्या है? ये कैलकुलेट करते हैं हम कांस्टेंट प्राइसेस में या बेस ईयर के प्राइस पे। अब ये बेस ईयर का प्राइस क्या है? हमने 11th में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था इंडेक्स नंबर में था बेस ईयर और करंट ईयर। सेम वही चीज़ है। बेस ईयर कोई ऐसा ईयर होता है जहाँ पर कोई प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आता या कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं आती। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आएगी या सूखा पड़ेगा, कोई बाढ़ फ्लड वगैरह कुछ आएगा, बारिश ज़्यादा होगी, तो उससे क्या है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, गुड्स के इन्फ्लेशन आ जाता है। तो कोई ऐसा ईयर जहाँ पर प्राइस में कोई बदलाव ना आया हो या प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन ना आया हो, उस ईयर को बोलते हैं हम बेस ईयर। तो बेस ईयर अभी ऑफिशियल बेस ईयर जो है, ऑफिशियल लेवल पे जो मानते हैं बेस ईयर, वो 2011 और 12 को मानते हैं। तो रियल जीडीपी हम किस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं? 2011 और 12 के प्राइस पे या बेस ईयर के प्राइस पे। हमारा बेस ईयर क्या है? 2011 और 12। तो 2011 और 12 में जो प्राइस रहा होगा गुड्स का उस टाइम पे, वो हमारा उस टाइम पे हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे उस टाइम के प्राइस पर। अब मान लेते हैं 2011 और 12 में जो प्राइस था गुड्स का वो था 4 रुपये एक गुड का, एक यूनिट का। ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी कितना था? 10 रुपये का प्राइस था। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देखते। हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है वो है 1 लाख रुपये। ठीक है, रियल जीडीपी हमारा है 40,000 रुपये। 2019 और 20 में जो करंट प्राइस है हमारा वो है 10 रुपये एक गुड का, और रियल जीडीपी का जो प्राइस है, बेस ईयर का जो प्राइस है वो है 4 रुपये एक यूनिट का। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन कितना हो रहा है हमारा? 2019 और 20 में 10,000 यूनिट्स हो रहा है, 2011 और 12 में भी 10,000 यूनिट्स था। ठीक है, प्रोडक्शन सेम था। प्रोडक्शन में, उत्पादन में कोई बदलाव नहीं आया, उत्पादन बढ़ा नहीं है, वैसा का वैसा है। लेकिन जो हम फिगर देखेंगे 1 लाख रुपये और 40,000 रुपये, इसमें से कौन ज़्यादा बेटर है? हम सोचेंगे कि 1 लाख रुपये बेटर है। क्यों? क्योंकि 1 लाख से हमें क्या, जीडीपी हमारी ज़्यादा बता रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, प्रोडक्शन के बेसिस पे हम काउंट करेंगे इसको, जीडीपी को हम प्रोडक्शन के बेसिस पे काउंट करेंगे। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमारा जीडीपी अच्छी होगी। लेकिन हमारा जीडीपी क्या है, 2011 और 12 में 10,000 थी, और 10 साल बाद भी 2019 और 20 में भी 10,000 थी। तो हमारा प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं आया, हमारा प्राइस में फ़र्क आया है। ठीक है, तो प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, जो कि गलत है। तो हमारा इसलिए हम जो कैलकुलेट करते हैं, जो जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम बेस ईयर पे करते हैं। हम जो बेस ईयर पे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो हमारा रियल जीडीपी कहलाता है। ठीक है, तो बेस ईयर पे कोई भी प्राइस हो और तब जाके हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा एक्चुअल जो फिगर है, एक्चुअल हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, एक्चुअल जीडीपी कहाँ जा रही है, वो बताता है। ठीक है, तो अगर हम 2011 और 12 के प्राइस पे कैलकुलेट करें तो हमारा कितना है? 40,000 रुपये है। ठीक है, तो लेकिन प्रोडक्शन कितना है? 10,000 है। यहाँ भी 10,000 है, तो हमारा जीडीपी में जो हमारा प्रोडक्शन है उस पर कुछ फ़र्क नहीं आया है। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता, 2019 और 20 में हमारा मान लो 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जीडीपी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी कितना है? 10,000 का ही प्रोडक्शन है, यहाँ भी 10 का है, तो हमारे जीडीपी में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। प्रोडक्शन हमारा उतना का ही उतना है, उत्पादन सेम है। ठीक है, अगर उत्पादन में बढ़ोतरी होगी तो हमारा जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी।
क्लियर। तो जो रियल जीडीपी है वो हमारी इकनॉमी की असली पिक्चर शो करता है कि हमारी इकनॉमी कैसी जा रही है। अगर रियल जीडीपी ज़्यादा आ रही है तो हमारा इकनॉमी भी अच्छी जाएगी। नॉमिनल जीडीपी से फ़र्क नहीं पड़ता, नॉमिनल जीडीपी कितनी भी आ जाए, यहाँ पर 1 लाख है, 2 लाख, 10 लाख क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर हमारी रियल जीडीपी कम है तो हमारी इकनॉमी अच्छी नहीं परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो रियल जीडीपी, असली जो जीडीपी कैलकुलेट होती है वो रियल जीडीपी कैलकुलेट होती है, बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करी जाती है जीडीपी, नॉमिनल प्राइस पे या करंट प्राइस पर नहीं कैलकुलेट करते। अब इसका डिफरेंस देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। जीडीपी एट करंट प्राइजेस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइस। यानी कि जो करंट ईयर का प्राइस है, जिस ईयर की हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, उस ईयर में जो प्राइस होगा वो हम मानेंगे। कांस्टेंट प्राइजेस पे हम क्या करते हैं, बेस ईयर का प्राइस मानते हैं। जिस ईयर पे या जिस साल में हमारा कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं आई होती है या कोई प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आया होता है, उस ईयर को हम बेस ईयर मानते हैं। तो उस साल जो हमारा प्राइस होगा गुड्स का, उस प्राइस में हम कैलकुलेट करते हैं हम जीडीपी, और वही असली जीडीपी मानी जाती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट कैन इंक्रीज इफ़ प्राइस लेवल इंक्रीज। जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमारा बढ़ सकता है, कब, जब हमारा प्राइस बढ़ेगा। हमने पहले देखा था कि बेस ईयर में कितना था प्राइस, 5 रुपये 1 यूनिट का, करंट ईयर पे कितना था, 10 रुपये। तो अगर हमारा 10 से वो 20 होगा, नॉमिनल जीडीपी हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन वो हमारा इकनॉमी का असली पिक्चर नहीं दिखाएगा, हमारी इकनॉमी की असली जो वैल्यू है वो नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, और रियल जीडीपी क्या है, इट कैन ओनली इंक्रीज व्हेन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर हमारा उत्पादन बढ़ेगा तभी हमारा रियल जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, पहले 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन था, अगर वो 20,000 होगा तो हमारा रियल जीडीपी भी बढ़ेगा। अगर 4 रुपये के हिसाब से हम माने 20,000 यूनिट्स का तो 80,000 होगा। ठीक है, तो 50,000 था पहले 40,000 था, अब 80,000 हो रहा है, तो हमारा रियल जीडीपी बढ़ रहा है, यानी कि हमारी इकनॉमी इम्प्रूव कर रही है। इट इज़ नोन एज नॉमिनल जीडीपी, हमने पहले देख लिया था। इट इज़ नोन एज रियल जीडीपी। इट इज़ नॉट अ गुड मेजर फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। जो वेलफेयर है पीपल का, जो लोगों की ईजी लैंग्वेज में बोलूँ तो भलाई है, कि वो उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है, उनको प्रॉपर पैसे मिल रहे हैं रहने के लिए, जीवन उनका अच्छा चल रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी से हम नहीं कैलकुलेट कर सकते कि हमारा जो लोग हैं वो अच्छे ज़िंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। लेकिन अगर रियल जीडीपी है, हमारा जो रियल जीडीपी है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, उनको खाना पीना तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हम ये पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर, बहुत छोटा सा टॉपिक है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का एक तरह से हम कह सकते हैं रेशियो है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर कहलाएगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। नेक्स्ट चीज़ करते हैं हम जीडीपी एंड वेलफेयर। अब जीडीपी जो है वो वेलफेयर से कैसे कनेक्टेड है वो देखते हैं हम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रियल जीडीपी इज़ कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि रियल जीडीपी जो है उसको लोगों का वेलफेयर के तौर पे उसको हम मान सकते हैं कि लोगों की भलाई हो रही है। अगर मैंने बताया था रियल जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों का वेलफेयर भी अच्छा होगा, लोगों का रहन सहन बदलेगा, लोगों को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लोगों को खाने की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है, खाने वाले 1 लाख लोग हैं, उत्पादन हो रहा है 40,000 के लिए, तो कहाँ से होगा? अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है 80,000, तो लोगों का जो इम्प्रूवमेंट है, वेलफेयर है, वो भलाई जो है वो इम्प्रूव होगी लोगों की। वेलफेयर ऑफ पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। वेलफेयर कैसे मेजर होता है कि पर पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज जो उत्पादन है वो पर पर्सन कितना अवेलेबल है मार्केट में। जैसे मैंने बताया कि खाने वाले 1 लाख लोग हैं, लेकिन उत्पादन कितना हो रहा है 40,000 का, तो जो कितने लोगों को मिलेगा खाना? 40,000 लोगों को मिलेगा। तो 60,000 जो लोग हैं वो बिना खाने पीने के रह जाएंगे, बिना पैसों के रह जाएंगे।
ठीक है। तो जीडीपी अगर अच्छा होगा यानी कि प्रोडक्शन अच्छा होगा, अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो ज़्यादा लोगों को सामान मिल पाएगा। अगर पहले 40,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था, अब हो रहा है 1 लाख यूनिट्स का, और खाने वाले कितने 1 लाख, तो ज़्यादा लोगों को खान पान मिल पाएगा, ज़्यादा लोगों को पैसा रोज़गार मिल पाएगा। इंक्रीज इन रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि अगर रियल जीडीपी बढ़ता है तो जो लेवल ऑफ आउटपुट है, जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, ये मैंने पहले बताया था। हायर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, अगर जीडीपी की ग्रोथ अच्छी होती है, रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं हम, नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं कर रहे, तो हायर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी ग्रेटर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर रियल जीडीपी बढ़ेगा तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो भी बढ़ेगा, तो ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन, अगर जीडीपी बढ़ता है तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा, अगर उत्पादन ज़्यादा होता है तो पर पर्सन एक जने को ज़्यादा सामान मिल पाएगा। लेकिन इसकी लिमिटेशंस है, कुछ रुकावटें हैं इसमें। क्या चीज़ है देखते हैं पहले। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, यानी कि जैसे इंडिया में असमानता है, जो पैसों को लेकर जो असमानता है, अमीर है उसको कुछ ज़्यादा ही पैसे मिल रहे हैं, जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा ही गरीब है, तो इस केस में क्या है, वेलफेयर नहीं हो पाता पीपल का। क्यों? क्योंकि एक के पास तो करोड़ों रुपए, एक के पास चवन्नी नहीं है, ठीक है, तो जिसके पास चवन्नी नहीं है वो कहाँ से खाएगा, भले ही मार्केट में सामान है खरीदने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो वेलफेयर कहाँ से होगा, उसका खान पान कहाँ से कर पाएगा वो अपने परिवार का। तो इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर, ठीक है, जो इस समय इंडिया सिचुएशन फेस कर रहा है, जो इनइक्वालिटी, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, असमानता है पैसों को लेकर, ठीक है, अमीर कुछ ज़्यादा ही अमीर है, गरीब कुछ ज़्यादा ही गरीब है, तो मेजॉरिटी क्या है इंडिया में, मिडिल क्लास है और गरीब लोग की मेजॉरिटी है, तो अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो मार्केट में सामान अवेलेबल हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। अब जो जीडीपी है हमारा वो लोगों की भलाई के लिए तात्पर्य नहीं है, लोगों की भलाई के नज़रिए से वो जीडीपी नहीं है। क्यों? देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर। अब कोई डिफेंस जो इक्विपमेंट्स होते हैं, कोई मिसाइल हो गई, कोई प्लेन हो गया, उससे लोगों का भला नहीं होगा, ठीक है, उससे देश का भला होगा लेकिन लोगों का भला नहीं होगा। अब मिसाइल तो हम खा नहीं सकते, मिसाइल को हम बेचकर पैसे तो ले नहीं सकते, कोई आम आदमी तो नहीं ले सकता पैसा कि मिसाइल खरीदी और किसी और को बेच दी तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम अगर उत्पादन करते हैं, कुछ चीज़ों का जो हम उत्पादन करते हैं तो लोगों की भलाई नहीं हो पाती है उससे। तेल, साबुन, आटा, ये सब से लोगों की भलाई होगी। अगर हम इन चीज़ों का उत्पादन करते हैं तो लोगों की वेलफेयर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम डिफेंस का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, हम मिसाइलें और बंदूकें और प्लेन ये सब ज़्यादा बनाते हैं तो लोगों का भलाई नहीं होगी इस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं जीडीपी जो है, जो हमारा जीडीपी का कुछ हिस्सा ऐसा है जिससे लोगों की भलाई नहीं हो पाती है। सेकेंड है एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है। एक्सटर्नलिटीज़ रेफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। एक्सटर्नलिटीज़ क्या है? एक बाहरी ताकत बोल सकते हैं, या किसी बाहर वाले का काम बोल सकते हैं। मान लो मैं एक पर्सन हूँ, मैं रोज़ नदी में नहाता हूँ और कोई फैक्ट्री वाला है, फैक्ट्री है, उस नदी में गंदा पानी छोड़ रहा है अपना, तो मेरे लिए दिक्कत वाली बात है, मैं नहा नहीं पाऊँगा उसमें, ठीक है। तो मेरे लिए क्या, एक वेलफेयर नहीं हो पा रहा मेरे को नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है या पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा साफ़, ठीक है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा तो मेरा वेलफेयर नहीं हो रहा। क्यों? किसी और की वजह से। एक्सटर्नलिटीज़ का सिंपल बात मीनिंग होता है किसी और की वजह से दिक्कत आना, ठीक है, और वो मैं उस चीज़ के लिए पे नहीं कर पा रहा हूँ, या वो पर्सन जो फैक्ट्री वाला है वो नदी में पानी डाल रहा है, उसकी वजह से मुझे पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके लिए वो पे भी नहीं कर रहा है, मुझे किराया खर्चा पानी भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से, किसी और की वजह से भी हमारा जो वेलफेयर है, लोगों का जो वेलफेयर है वो नहीं हो पाता है। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका, ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी क्या है?
इसकी डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, तो हम इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं हमारी जो जीएनपी है, जो मान लो प्रोडक्शन हुआ है जो हमारा, या जो प्रॉफिट हुआ है हमारा, वो हमारा है 1,00,000 रुपये का, ठीक है। 1,00,000 रुपये की जीएनपी हमारी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन 1,00,000 रुपये कमाने के चक्कर में मैंने 10,000 रुपये का पर्यावरण को नुकसान कर दिया। मान लो पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है, अगर उसको हम रुपए में कैलकुलेट करेंगे, रुपए के टर्म्स में हम उसको नापेंगे, तो वो होता है 10,000 का, ठीक है। तो 1,00,000 रुपये कमाने के चक्कर में मैंने 10,000 का पर्यावरण को नुकसान कर दिया, तो मेरा जो ग्रीन जीएनपी होगा वो होगा 90,000, ठीक है। तो यानी कि जितना मेरा कमाया हुआ पैसा है उसमें से मैं जितना मैंने नुकसान करा है पर्यावरण को, वो मैं माइनस कर दूंगा, तो हमारा मेरा ग्रीन जीएनपी आ जाएगा। अगर मान लो मैंने 1,00,000 रुपये कमाए हैं, उसमें से 10,000 रुपये मैंने 10,000 रुपये का मैंने पर्यावरण को नुकसान कर दिया। अगर वैसे पर्यावरण को नुकसान पैसों में काउंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर काउंट करते हैं, अगर मान लो मैंने कोई पॉल्यूशन करा है या पेड़ काटे हैं, तो उसको अगर मनी की टर्म्स में अगर मैं काउंट करूँ तो वो बनता है 10,000 रुपये। और मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, 1,00,000 रुपये का। तो 1,00,000 रुपये में से मैंने जितने रुपये का पर्यावरण को नुकसान करा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो बचेगा आंसर 90,000 रुपये, वो होगा हमारा ग्रीन जीएनपी। यानी कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए जितना मैंने उत्पादन करा है, जितना मैंने पैसे कमाए हैं, वो होगा मेरा ग्रीन जीएनपी। तो ये था हमारा नेशनल इनकम का चैप्टर। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर।